Good morning, all of you. Good morning, Aryan. Good morning, Parth. Good morning, Koshika. Good morning, Aslesa. Good morning, Manzari, Prajwal, Pranad, Arya. Good morning, Atharv Kadu. Thank you, Atharv. Good morning, Riya, Khusali, Sejal, Sarvani, Swayam, Sumit, Ayush, Vedant. ओके बेटा, वेरी गुड. सभी लोग आ गए बेटा? गुड. गुड मॉर्निंग अभिनय, आस्था, ईसा. गुड मॉर्निंग अनका. चलो बेटा, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. ओके. सो फर्स्टली बेटा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो है क्या चीज़ बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी. और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग अभी तक के जो भी पोर्शन स्टडी किए, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं, जिसमें हम लोग बेटा जो स्टडी कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा हो गया है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका लेक्चर 5 है. ठीक है. और इसमें हम लोगों ने बेटा लास्ट लेक्चर में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हम लोग स्टडी किए थे. ओके. तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है उसे रिवाइज करेंगे. और उसी के साथ साथ बेटा आज हम लोग यहाँ पे क्या चीज, गैसियस एक्सचेंज जो है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है कैसे होता है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं. ओके. तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने जो स्टडी किए, तो इसमें हम लोग बेटा क्या क्या देख चुके हैं अभी तक के. इसमें हम लोग फर्स्टली देखिए. ओके. फर्स्टली यहाँ पे हम लोग एक तो जैसे कि जो ब्रीथ हो रहा था, ओके, इस तरह से हम लोगों ने ये देखे थे. ये हो गया लंग्स हो गया हमारे ये, ठीक है, ट्रैकिया लंग्स. तो हम लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई कि एयर जो है एटमॉस्फेयर से आकर के इस तरह से लंग्स तक के, एल्वियोलाई तक के कैसे पहुंचता है. तो इसमें हम लोगों ने एक कंसेप्ट देखे जिसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. मींस यहाँ पे पर्सन जो है ब्रीथ कैसे कर पा रहा है. ओके. ये हमने देखे. और ब्रीथ में हम लोगों ने जो गैसेस का मूवमेंट जो होता है वो कैसे होता है ये देखे. मीन्स एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और यहाँ पे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड है. तो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर जा रहा है और किस तरह से ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स तक के आ रहा है, जिसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीथिंग कहते हैं. ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझे. ओके. इसी के साथ साथ फिर हम लोगों ने यहाँ पे जब फाइनली एयर लंग्स में आएगी, ओके, तो अब हम लोग यदि यहाँ पे लंग्स का स्टडी करें तो इस तरह से हमारे 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट लंग्स. ओके. तो इसको सिंपली इस तरह से एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, आपको याद होगा. तो जब एयर लंग्स में यदि आ रहा है तो लंग्स का ओरिजिनल साइज यदि मान लो इतना है, तो ये ओरिजिनल साइज जब एयर आएगी तो ये ओरिजिनल साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इतने से इतना हो जाएगा. ओके. तो इसमें हम लोगों ने इसे इस एक ग्राफ की हेल्प से समझा था. इसमें हमने देखे थे इनहॉलेशन एंड एक्सोलेशन. ठीक है. इनहॉलेशन में लंग्स का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है. एक्सोलेशन में लंग्स का साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो ये जो है इनहॉलेशन को बता रहा था और ये जो है एक्सोलेशन को बता रहा था, जो कि एक नॉर्मल ब्रीथिंग है. और नॉर्मल ब्रीथिंग में हम इस वॉल्यूम को कहते हैं क्या चीज, टाइडल वॉल्यूम. क्या कहते हैं इसे, टाइडल वॉल्यूम. ओके. फिर टाइडल वॉल्यूम के बाद फिर ये तो नॉर्मल ब्रीथ हुआ. यदि हम इसी ब्रीथ को फोर्सफुली यदि इनहॉल करते हैं, यदि हम इसी ब्रीथ को फोर्सफुल यदि इनहॉल करते हैं तो लंग्स जो है इसका ओरिजिनल साइज इतना से और बढ़ जाएगा. मतलब फोर्सफुली इनहॉल यदि हमने किए तो ये जो है ये ग्राफ कुछ इतना जाता है. तो ये जो है टाइडल वॉल्यूम को छोड़ के एक्स्ट्रा जब एफर्ट हम लेकर के, जब हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, तो जब एक्स्ट्रा ब्रीथ करेंगे तो इसे क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV. ओके. यदि एक नॉर्मल आप मिनरल वाटर की बोतल को यदि देखें
तो ये 1 लीटर की होती है, तो इस बॉटल के आधा बॉटल एयर आप एक बार में ले रहे हो। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन यदि हम यहीं पर देखें तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इस आधे बॉटल की कितना, ये एक बॉटल, अगेन ऐसे एक और बॉटल, फिर अगेन एक और बॉटल, 3 बॉटल के आसपास एयर आप, मतलब इसके कंपैरिजन में आप खुद इमेजिन करो कि कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर जो है एक बार में आप ले सकते हो। वेरी गुड। कितना होता है बेटा वो, 2500 ml से लेकर के 3000 ml तक के आप एयर जो है वो ब्रीथ कर सकते हैं। इसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, फिर IRV के बाद हम लोगों ने, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा इनहॉलेशन और एक्सोलेशन, और फोर्सफुल एक्सोलेशन यदि करेंगे, ठीक है, तो इधर का ग्राफ बनेगा। तो फोर्सफुल एक्सोलेशन जो होगा मींस यदि नॉर्मली लंग्स का हमारा इतना साइज है, ये टाइडल वॉल्यूम आपने लिए, तो अभी क्या कर रहे हो बेटा, अभी आप लोग इस टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाल ले रहे हो, और इसके बाद एक्स्ट्रा यहाँ पे अगेन जो एयर यहाँ पे प्रेजेंट है इनसाइड में, यहाँ पे जो एयर प्रेजेंट होंगी, एक तो ये वाली प्रेजेंट है जो हमेशा प्रेजेंट रहेंगी, कभी भी बाहर नहीं जा सकती। इसी के साथ साथ अगेन एक ये वाला एयर प्रेजेंट है। तो अभी जब आप फोर्सफुली एक्सोलेशन करेंगे तो ये वाला जो एयर है ये भी बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स का जो साइज है वो क्या होगा, और छोटा हो जाएगा इस तरह से। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एयर जो है ये वाली ही बची, रेड वाली जितनी भी एयर है क्या हुआ, यहां से ऐसा बाहर चला गया है। तो इस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, इस वॉल्यूम को कहते हैं ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, मतलब देखो इनोलेशन एक्सोलेशन, फोर्सफुल इनोलेशन फोर्सफुल एक्सोलेशन, समझ रहे हो, इनोलेशन एक्सोलेशन, ठीक है, फोर्सफुल इनोलेशन फोर्सफुल एक्सोलेशन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये आएगा। अगेन बता रहा हूं, देखो बेटा, ये देखो ये इनोलेशन हो रहा है, ठीक है, कौन सा, ये वाला, फिर ये एक्सोलेशन हो रहा है, फिर यहां से ऐसा यदि गए तो ये क्या हो गया, फोर्सफुल इनोलेशन, फिर नॉर्मल आ गए, रेड मार्क और माउस पॉइंटर पे फोकस करो, फिर नीचे आएंगे और फोर्सफुल जब एक्सोलेशन करेंगे तो इस तरह से होते हुए ये ऐसा फोर्सफुल एक्सोलेशन होगा, जो क्या कहलाता है, ERV। ओके, अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि लंग्स का साइज इतू सा हो गया है, इतू सा रहने के बाद भी एक एयर है यहाँ पे जो कभी भी यहाँ से नहीं जाएंगी, इस एयर को कहते हैं RV। RV मीन्स रेसिडुअल वॉल्यूम। तो पहले तो ERV कितना होता है, अब ERV पहले आ रहा है तो 1000 से 1100, तो RV कितना होगा, 1100 से 1200, ऐसा आप याद रख सकते हो। टीवी कितना था, 500, IRV कितना था, 2500, अब 5 के साथ 2 आपने आगे जोड़ दिए, प्लस 3000 ml तक के। ठीक है, ERV पहले आता तो इसको 1000 से 1100 तक याद रखो, फिर ये इसके बाद आता तो 1100 से 1200, इस तरह से आप याद रख सकते हो। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम देख लिए, टाइडल वॉल्यूम के साथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख लिए, फिर हम लोगों ने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख लिए, और लास्ट में हम लोगों ने RV देख लिए, रेसिडुअल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम बेटा सबके साथ जोड़ते हैं, तो देखो टीवी हम यहाँ पे रखेंगे, टीवी प्लस IRV एक ये हो जाता है, टीवी प्लस ERV एक ये हो जाता है, समझ गए। तो ये जो है ये क्या आ जाएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये आ जाएगा क्या चीज, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ई से एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा और आई से इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए टाइडल वॉल्यूम मीन्स 500, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में यदि हम टाइडल वॉल्यूम को ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरह से यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो कितना होता है, बताएंगे बेटा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितना आएगा बेटा, टाइडल वॉल्यूम में IRV को हम जोड़ देंगे। वेरी गुड, IRV कितना था,
2,500 से 3,000 प्लस 500 यानी 3,000 से 3,500 ml के आसपास। ठीक है, मतलब 3.5 लीटर्स में हम समझ सकते हैं क्या चीज बेटा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ईसी कितना आएगा, 1.5 लीटर से लेके 1.6 के आसपास आ जाएगा। 1500 से लेकर 1600 तक के जो रहेगा वो क्या आएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ओके, वेरी गुड। चलो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अभी यहाँ पे अब दो कैपेसिटी तो हमें समझ में आ गया है। ठीक है, वेरी गुड। अब इन दो कैपेसिटी के बाद अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो देखो अभी हम लोगों ने टाइडल वॉल्यूम के साथ इसको जोड़े, टाइडल वॉल्यूम के साथ इसको जोड़े। अब एक काम करते हैं, ये लास्ट के इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये दोनों जब ERV प्लस RV यदि हम जोड़ते हैं, ERV प्लस RV, तो क्या आ जाता है बेटा, ये आ जाता है FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना होगा बताओ, ये कितना था, ये हमारा था 1000 से 1100, ये 1200 तक के था। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा बेटा, FRC बताएंगे। तो FRC जो है कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 2100 से लेकर के 2300 के आसपास। बेटा वो VC होता है 3600 से 4200 जो बता रहे हो, वो भी एकदम परफेक्ट नहीं है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी अभी हम नहीं देख रहे बेटा, अभी हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये तीनों भी कैपेसिटी को एक ग्राफ की हेल्प से हम समझेंगे। देखो ये एक ग्राफ बना रहा हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले ये एक ग्राफ बन गया, इनहलेशन एक्सहेलेशन, फोर्सफुल इनहलेशन फोर्सफुल एक्सहेलेशन। ठीक है, ये इस तरह से यहां पर ये एक ग्राफ बन गया। तो पहली चीज तो ये एक वॉल्यूम आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, दोनों तरीके से हम देख सकते हैं, एक ये वाला आ जाएगा, एक ये वाला आ जाएगा, एक इसके नीचे का आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम। ये वाला जो हो जाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला जो हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इधर वाला जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब कैपेसिटी हम देख लेते हैं। ओके, तो अब कैपेसिटी की यदि हम बात करें तो देखो कहां से कहां तक के बेटा, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम में हम लोग ये वाला जोड़ देते हैं, IRV। ठीक है, एज इट इज इसी तरह से हम लोग जो है टाइडल वॉल्यूम में ERV जोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर ERV प्लस RV को जोड़ देते हैं। तो ऐसे तीन टाइप के वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब तीन टाइप के जो वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आ, तो पहले तो ये वाला जो वॉल्यूम रहेगा टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, तो ये निकल जाता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में। फिर ये वाला जो आ जाएगा ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में, और ये वाला जो रहेगा ये क्या आ जाएगा, ERV प्लस RV फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। समझ गए। अभी इसमें अगेन एक और वॉल्यूम की बात करते हैं, कौन सा, यहां से लेके हम यहां तक के जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो जब इतना सारा हम जोड़ देंगे तो इतना सारा जोड़ने के बाद यहां पे जो निकल जाएगा उसे क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या होगा बेटा, सारे वॉल्यूम जो है हम जोड़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, वैसे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, वहां पर भी आप देख पाओगे। ठीक है, मतलब आपने क्या क्या जोड़ दिए बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं जोड़े आपने। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो आप लोगों ने नहीं जोड़े, बाकी सारा जुड़ गया है। ओके, ये मैं क्लीन कर रहा हूं एक बार। ठीक है, आपको मैं अब लंग्स का डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारा लंग्स हो गया ये वाला। अब इस लंग्स को हम एक काम करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो हमारा ये वाला जो हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम, उसके ऊपर आ जाएगा हमारा ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके ऊपर हम और आते हैं तो ये आ जाएगा टाइडल वॉल्यूम, उसके ऊपर और आते हैं तो ये आ जाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
तो ये क्या हो गया IRV, ये क्या हो गया TV, ये क्या हो गया ERV, ये क्या हो गया RV। तो इतना यदि हम जोड़ते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या जोड़े थे बेटा बताओ? सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखो IRV प्लस TV जोड़े तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ गया, फिर टीवी प्लस ERV जोड़े तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ गया। अब एक काम करते हैं, IRV ERV के साथ टीवी को जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ देंगे तो ये क्या निकल जाएगा बेटा वाइटल कैपेसिटी। फिर ये नीचे वाला ये जोड़ देते हैं तो ये क्या आ गया था FRC, समझ गए? अब यदि हम ये सारे को एक साथ जोड़ देते हैं, सारे वॉल्यूम को एक साथ, तो जब सारे वॉल्यूम यदि हो गया तो ये निकल के आएगा बेटा टोटल लंग्स कैपेसिटी। क्या आएगा ये टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो देखो यहाँ पे टोटल लंग्स कैपेसिटी कैसे बनेगा, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी की हम बात करें तो टोटल लंग्स कैपेसिटी मींस ये देखो सबसे नीचे एक वॉल्यूम है ये वाला, इसको हम ऐसा एरो दे रहे हैं यहाँ तक, तो यहां से लेकर के यहां तक के ये जो आएगा तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। स्क्रीनशॉट लेके रख लो बेटा आप चाहो तो, ठीक है। तो ये हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो अब दो चीज बेटा, वाइटल कैपेसिटी कितना होता है और टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना होता है। तो वाइटल कैपेसिटी बेटा जैसे जो पर्सन जिम जाता है या स्पोर्ट्स पर्सन है, हैवी एक्सरसाइज जिसका होता है, तो उसके लिए बेटा वाइटल कैपेसिटी वेरी करता है, ठीक है। हाँ, अब ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, किसी में 4300 से 4800 मिलेगा, ठीक है, बट जनरली मैं एक आपको डिजिट दे रहा हूँ 3400 से लेकर 4800 तक के। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ऐसा डेटा आप याद रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया वाइटल कैपेसिटी, ओके। हाँ, फिर अब यहाँ पे टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब 6 लीटर के आसपास आता है बेटा, 6 लीटर। जोड़ के देखो एक बार, 6 लीटर कैसे आएगा, जोड़ो एक बार, क्या क्या आ जाएगा इसमें, टाइडल वॉल्यूम को जोड़ लो, ERV जोड़ लो, IRV जोड़ लो, RV जोड़ लो। टाइडल वॉल्यूम कितना था 500, IRV 3000 ले लो, ठीक है। ERV कितना था 1100 ले लो, RV कितना था 1200 ले लो। जोड़ो बेटा कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। हो गया, वेरी गुड। 5800, मैंने जितना डिजिट दिया उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं मैं। 5800 मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर के आसपास हमारा लंग्स का कैपेसिटी होता है। मतलब कितनी बॉटल मिनरल वाटर का आप ले सकते हो एयर, 6 बॉटल एयर आप एक बार में ले सकते हो बेटा, इतना कैपेसिटी है लंग्स का। हम आपको बोला बेटा 6 बॉटल पानी पी लो, पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं, स्टमक में उतना या इंटेस्टाइन में उतना कैपेसिटी ही नहीं है कि इतना वाटर वो एक साथ ले ले, समझ गए? तो ये है बेटा हमारे लंग्स का कैपेसिटी, ठीक है। डेफिनेशन कैसे आएंगी बेटा अब इसकी, तो टाइडल वॉल्यूम की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो टाइडल वॉल्यूम में क्या होगा बेटा, नॉर्मल ब्रीथ विदाउट एनी एफर्ट, जब पर्सन नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है, नॉर्मल इनहोलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन, तो ये क्या कहलाता है बेटा, नॉर्मल इनहोलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन, ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। याद रहेगा बेटा टाइडल वॉल्यूम का डेफिनेशन, किसी भी टाइप का एफर्ट नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफर्ट लेगा बेटा, नॉर्मल जो पर्सन जितना इंस्पायर कर रहा है मींस टाइडल वॉल्यूम, इसके अलावा वो कितना एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर के एयर ले सकता है, तो वो आ जाएगा IRV, फोर्सफुल इनोलेशन बोलेंगे इसको। ERV में क्या होगा बेटा, जितना एयर वो एक बार में बाहर छोड़ सकता है उसके बाद भी फोर्स लेकर के वो एयर को बाहर छोड़ेगा, ठीक है। फिर से देखो, ब्रीथ करो बेटा नॉर्मल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करो नॉर्मल, ब्रीथ आउट। अब एक काम करो, फोर्सफुली ब्रीथ इन किए,
कितना लिया आपने, ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सारा छोड़ दो। अब एक काम करो, नॉर्मल जितना आप एयर लेते हो उतना ही एयर छोड़ो थोड़ा सा। अब एक काम करो, एकदम से सारा एयर बाहर निकालने की कोशिश करो, समझ रहे हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ एयर बचा है, तो एकदम फोर्सफुली जो आप एयर बाहर निकाल रहे हो वो हो जाएगा क्या चीज बेटा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लेकिन जितना भी आपने एयर यहां से बाहर निकाल दिए उसके बाद भी कुछ ना कुछ एयर यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का डेफिनेशन कैसे बनेगा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर फोर्सफुली, वो हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मींस क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी जितना एयर जो लंग्स में रहेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। अब वाइटल कैपेसिटी को थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाते हैं कई स्टूडेंट। तो देखो बेटा, वाइटल कैपेसिटी में दोनों भी वॉल्यूम याद रखो आप, एक तो आपका ये वाला वॉल्यूम आ रहा है, दूसरा आपका ये वाला वॉल्यूम आ रहा है। इसके बाद देखिए बेटा, आपका यहीं पे एक और वॉल्यूम आता है टाइडल वॉल्यूम, इसी के साथ साथ यहाँ पे अगेन एक और वॉल्यूम आता है ये वाला। तो वाइटल कैपेसिटी 1 2 3 को मिला के बन रहा है। तो अब देखो, यदि मैंने बोला कि बेटा जितना भी एयर आप फोर्सफुली बाहर निकाल सकते निकाल दो, ठीक है, जितना भी एयर आप बाहर निकाल सकते निकाल दो, तो आपने निकाल दिए। तो बाहर निकालोगे तो सबसे पहले क्या होगा, जितना भी एयर निकाल सकते हो, तो सबसे पहले यदि मान लो आप लोगों ने बेटा सारा एयर बाहर निकाले, तो सबसे पहले एयर जो है टाइडल वॉल्यूम जा रहा है, और फिर ये वाला जो है कौन सा बेटा, ईआरवी, ये बाहर निकाल रहे। अब बोला कि बेटा अब एक काम करो, अब आप एयर लो। तो अब आप एयर लोगे तो सबसे पहले कौन सा एयर लोगे बताओ, सबसे पहले जब आप एयर इनहॉल करोगे तो कौन सा एयर आएगा, सबसे पहले एक तो ये वाला आएगा ईआरवी, फिर क्या आएगा टीवी, फिर उसके बाद क्या आएगा आईआरवी, ठीक है। अब मैंने बोला कि बेटा सारा एयर आपने ले लिया, अब एक काम करो, आपको फोर्सफुली इनहॉल कर दिए ना, अब एयर बाहर निकालो। तो सबसे पहले कौन सा निकालोगे, आईआरवी, फिर टीवी, फिर ईआरवी। तो दोनों तरीके से डेफिनेशन बनती है, ठीक है। ये कहलाता है क्या चीज, वाइटल कैपेसिटी। क्या कहलाएगा ये, वाइटल कैपेसिटी, ओके। याद रहेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपायर करने के बाद कितना एयर हम ले सकते हैं, या फिर फोर्सफुल इंस्पायर करने के बाद कितना वॉल्यूम हम बाहर ब्रीथ आउट कर सकते हैं। इस वॉल्यूम को, इस कैपेसिटी को कहते हैं क्या चीज, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। और टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है बेटा, एंड तक के फोर्सफुल इंस्पिरेशन पे हम कितना ले सकते हैं, और उसके बाद कितना एयर वहां पे प्रेजेंट होगा। तो उसमें वाइटल कैपेसिटी में हम लोग लंग्स के एक वॉल्यूम को ऐड नहीं कर रहे थे, मतलब हम लोग वाइटल कैपेसिटी में हम रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड नहीं कर रहे थे, बट अभी हम उसे ऐड कर देंगे तो लंग्स का कैपेसिटी आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो टोटल लंग्स कैपेसिटी की हम बात करें बेटा, तो क्या क्या चीज बेटा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये आ गया टोटल लंग्स कैपेसिटी। इसको दूसरे तरीके से समझे तो हम इतने को मिला करके वाइटल कैपेसिटी बोल देते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, या फिर हम एक काम करते हैं इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, तो इतने को हम क्या कर देंगे, एफआरसी लिख देंगे। तो यहां पे देखो टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस एफआरसी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। या फिर इन दोनों को जोड़ करके क्या लिख सकते हैं बेटा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एफआरसी, ये भी टोटल लंग्स कैपेसिटी हो जाती है। समझ में आ रहा ना, हेलो, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, या फिर सारे को एक साथ जोड़ दो,
या फिर क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रीजन वॉल्यूम प्लस एफआरसी। और कुछ बच रहा है क्या बताओ? यदि हम यहाँ पे ईसी ले लेते हैं, एक और ले सकते हैं ना हम, यदि हम यहाँ पे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी ले लेते हैं तो फिर आईआरबी आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा कौन सा, आरबी आ जाएगा। तो इतने सारे तरीके से बेटा हम लोग टोटल लंग्स कैपेसिटी का डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें बेटा इसी को कुछ और अलग तरीके से भी वहां पे हो सकता है। मतलब ये तो मैंने आपको प्लस करके बताया, अब आपका एक होमवर्क है, आपको माइनस में भी रिजल्ट बनाना है। माइनस में रिजल्ट कैसे बनाओगे? ठीक है, कोई भी एक कैपेसिटी को लेकर के दूसरे कैपेसिटी से, एक वॉल्यूम को लेकर के दूसरे वॉल्यूम से माइनस कर दो, और फाइनली क्या निकल के आता है ये बताओ। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ट्राई करके देखोगे। ठीक, इससे रिलेटेड कुछ सैंपल क्वेश्चंस में आपका प्रैक्टिस में लूंगा आगे चल के, जिसमें आप लोगों को और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं अब तक के जितना भी पार्ट मैंने आप लोगों को समझाया सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो ये था बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का रिवीजन, और यही बेटा हम कहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है बेटा एक इंस्ट्रूमेंट, समझ में आ गया? ठीक है, हाँ बेटा आर्यन, मुझे एक काम करना, नंबर जो है टेक्स्ट कर देना, जो भी क्वेश्चंस के नंबर है। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा एक बार। हाँ, वीसी कंफ्यूजिंग नहीं है बेटा हर्षिता, बहुत ही इजी है वीसी। आप सिर्फ इतना याद रखो ना, क्या चीज याद रखना आपको, लंग्स याद रखना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 3 वॉल्यूम याद रखना है, टाइडल वॉल्यूम याद रख लो यहाँ पे, और ये अंदर का और बाहर का वॉल्यूम। ठीक है, सारा बाहर निकाल के ले लो या सारा अंदर डाल के ले लो, ऐसा आएगा। बहुत इजी है। योगेश्वरी आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे, आपको आंसर नहीं मिला क्या बेटा योगेश्वरी आपके क्वेश्चंस का? मुझे रिमाइंड करा देना, यदि मैंने सीन कर लिया होगा तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के डाउट आ गए होंगे, तो मैंने किसी और को शेयर कर दिया होगा, तो आपको शायद मैं रिटर्न नहीं दे पाया होगा। ओके, या फिर अभी पूछ लो, आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, यदि बेटा आपको बाद में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप क्लास में पूछ लो, क्लास में नहीं मिलता तो बाद में पूछ लो, 2 ऑप्शन है आपके पास। सेकंड डायग्राम नहीं याद रखना है ना सर, कौन सा सेकंड डायग्राम बेटा हर्षिता, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा क्या चीज, ये हो गया स्पायरोमीटर। ठीक है, अब ये स्पायरोमीटर को देखो, पर्सन इस तरह से ऊपर से नोज को बंद कर रहा है और नीचे साइड से मुंह से इसको कनेक्ट कर रहा है, फिर एयर को इन और आउट करेगा और इसका रीडिंग यहाँ पे जाएगा और इसका आउटपुट जो है बेटा यहाँ पे इस ग्राफ की हेल्प से आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो है एक्चुअली कितना कैपेसिटी है वो हम समझ सकते हैं। और कुछ लंग्स में डिसऑर्डर हुआ तो फिर फाइनली क्या है, हमको ये जो कैपेसिटी है वो चेंज दिखेगी, जिसकी हेल्प से बेटा हम पल्मोनरी फंक्शंस जो होता है, जिसको पीएफटी बोलते हैं बेटा, ये जो एनालिसिस होती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, स्पेशली जो पल्मोलॉजिस्ट होता है, ब्रीथिंग से जो स्पेशलिस्ट होता है बेटा, लंग्स का स्पेशलिस्ट जो होता है उसको पल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, और इसका एनालिसिस जो होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहलाता है। ओके, ठीक, ओके बेटा योगेश्वरी रिमाइंड करा देना। ये बेटा लास्ट लेक्चर के कुछ स्क्रीनशॉट है, ठीक, जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ में शेयर किया था। ठीक, जो भी मैंने समझाया हूं वैसे तो मैं अभी तक के ऐसा प्रोवाइड नहीं कर रहा था एनोटेशन वाले स्क्रीनशॉट, बट लास्ट लेक्चर से मैं आप लोगों को विथ एनोटेशन स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि रनिंग नोट्स में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप सारा ड्राइंग कर पाओ और नोट कर पाओ, क्योंकि नोट करने बैठोगे आप लोग तो प्रॉब्लम ये होती है कि टाइम वेस्ट हो जाता है और समझ में नहीं आता है फिर। इसलिए अभी आपको लाइव क्लास में सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है क्लास की अंडरस्टैंडिंग पर। लेकिन इसमें बेटा एक लॉस ये होता है कि जब तक कि हम राइटिंग नहीं करेंगे ना तो समझेगा नहीं। ठीक है, तो भले मैं यहाँ पे आपको भले रेडीमेड डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बाद भी बेटा आपका हैंड रिटन जो होता है रनिंग नोट्स, क्लास में जब भी बैठो ना आप पेन टच करके आपको बैठना है, क्योंकि आपकी फिंगर के साथ पेन का टचिंग जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ होता है, और उस तरह से बेटा आप एक्टिव रह पाओगे। आपने देखना कभी कभी क्लास में बैठे बैठे आपको नींद आने लग जाती होगी कुछ टाइम के बाद, या लेक्चर बोर लगने लग जाता होगा और समझ में नहीं आता, या फिर थोड़ी देर के बाद आपको फील होता होगा
यार हम कहाँ पे चल रहे हैं, हम तो बहुत दूर से घूम के आ गए। ठीक है, हाँ ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए बेटा बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपके फिंगर के साथ, मतलब जो पेन को आप राइटिंग मोड पे जब लिखते हो ना, तो कैसे पेन पकड़ते हो, इस तरह से पेन को आपको पकड़ के रखना है, जोर से दबा के नहीं रखना, से पेन पकड़ के रखना है। और बीच बीच में मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, तो वो जो भी बीच का जो पोर्शन है, कुछ कुछ कीवर्ड्स जो है जो मैं राइट नहीं कर रहा हूँ लेकिन आपको नोट करना है, तो उससे आपको कभी भी नींद नहीं आएंगी और 100% आप कॉन्सेंट्रेट रह पाओगे और आपका डॉक्टर्स बनने का जो सपना है रियल में आपका पूरा होगा। ठीक है, इस टेक्निक को फॉलो करो। और भी आगे चल के मैं बहुत सारे बायोलॉजी से रिलेटेड बेटा आपका स्टडी टिप्स, मेमोरी, कंसंट्रेशन, इसके ऊपर बात करूंगा, बट फिलहाल हमें यहाँ पे जो टॉपिक देखना है वो हम देखेंगे अभी। तो ये थे बेटा लास्ट लेक्चर के कुछ कंसेप्ट जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारा पार्ट आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो फाइनली बेटा अब हम लोग आगे का जो पोर्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे, मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है मींस गैसेस एक्सचेंज की यदि हम बात करें, ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज जो है इसमें सबसे पहली चीज तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है बेटा क्या चीज, कि गैस एक्सचेंज कैसे होंगे। तो कंसेप्ट फिर से हम समझते हैं बेटा, ये हमारा ट्रैकिया हो गया और ये यहाँ पे बनता है ब्रोंकियल ट्री, और इस तरह से हमारा ये जो आएगा ये हो गया लंग्स। तो अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी किए हैं, एयर जो है यहाँ तक के पहुंच चुकी है। ओके, तो ये जो एयर यहाँ तक के आ चुकी है इसको हमने कहे ब्रीथिंग। ओके, अब ब्रीथिंग के बाद फाइनली ये जो एयर है, इस एयर को क्या करना है, तो इस एयर को फाइनली बेटा इस ब्लड में पहुंचाना है। तो ये जो एयर है इसका क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज होगा। ठीक, तो बेटा गैसियस एक्सचेंज जो है यदि हम इसकी साइड देखें तो दो जगह पे गैसियस एक्सचेंज होगा। पहली चीज तो बेटा लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में, फिर इसका यहां से आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट होने के बाद फाइनली ये जब आगे बढ़ गया, तो आगे बढ़ने के बाद अब क्या होगा, तो इसका कनेक्शन जो रहेगा वो किसके साथ रहेगा, टिश्यूज के साथ रहेगा, सेल्स के साथ रहेगा। तो अब यहाँ पे बेटा टिश्यू और सेल्स के पास भी क्या कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेगा और वहां पे ऑक्सीजन जो है वो छोड़ देगा। तो साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज यदि हम देखें तो बेटा टू साइट होती है गैसेस एक्सचेंज की। ओके, एक तो फर्स्ट साइट जो है यदि हम देखें जहां पर गैसेस एक्सचेंज होने वाला है वो क्या है, तो देखो बेटा ये हमारा जो लंग्स है, ठीक है, तो ये लंग्स और दूसरा हमारा ये जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे एक गैसेस एक्सचेंज होगा। मीन्स लंग्स जो है, लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, एल्वेओलाई। तो एल्वेओलाई एंड ब्लड। ओके, फर्स्टली गैसेस एक्सचेंज तो यहां पर होने वाला है, और सेकंड गैसेस एक्सचेंज जो होगा, ब्लड जो है ये आगे चल के पास हो गया, और आगे पास होने के बाद अब यहां पर जो है जब आगे पहुंच गया तो यहां पर प्रेजेंट होगा सेल्स एंड टिश्यूज। ओके, तो इस तरह से जब ये आगे पहुंच गया तो सेल्स और टिश्यूज जब यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो नेक्स्ट गैसियस एक्सचेंज जो है सेल्स और टिश्यूज के बीच में होगा। ओके, तो दो जगह पर जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। ओके, ये समझ में आएगा बेटा आप लोगों को, गैसियस एक्सचेंज जो है वो कहाँ कहाँ पर होगा। ठीक है, हाँ, तो दो जगह पे गैसेस एक्सचेंज होता है, ये हम लोगों को याद रखना है पहली चीज तो। ओके, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने आप लोगों को, पहली चीज तो ये यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे, ठीक है, पहला वाला और ये दूसरा वाला, ठीक है, एक तो सेल्स और टिश्यूज के बीच में और दूसरा एल्वेओलाई एंड ब्लड। तो अब सेकंड जो रहेगा वो मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, ब्लड एंड टिश्यूज, ऐसे दो जगह पे गैसेस एक्सचेंज होगा। ओके, तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है साइट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज, तो आप लोग याद रख सकते हो और आप बता सकते हो कि गैसेस एक्सचेंज की साइट जो है वो क्या क्या है।
तो क्या हो जाएगा बेटा, alveoli and blood is the primary site for the gaseous exchange, और blood and tissue is the secondary site for the gaseous exchange। ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम ये सारे कंसेप्ट जो है यहाँ पर समझने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम सारे कंसेप्ट को समझे, तो उसके लिए हम लोग एक एक पार्ट यहाँ पे जानेंगे कि क्या एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है और कैसे गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर होगा और क्या क्या यहाँ पे समझना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो समझ रहे हैं। ठीक है, स्लाइड नंबर 50 है, ताकि आपको ये याद रखना बेटा। ठीक है, नंबर आपको याद रखना है थोड़े से, क्योंकि लास्ट टाइम जो स्लाइड मैंने ऐड किया था वो आगे पीछे हो गई थी, तो अभी ये व्हाइट बोर्ड से शेयर किया हूँ मैंने आपको, तो इसकी हेल्प से बेटा आपको स्लाइड्स के नंबर अच्छे से याद रहेंगे और वो पिक्चर्स आपको डेटा वहीं पे मिलेगा। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझ रहे हैं बेटा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यदि हम यहाँ पर देखें, विनोद बेटा मैं क्लास से बाहर कर दूंगा आपको, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, गैसेस एक्सचेंज हम देख रहे हैं। वंस अगेन देखिए बेटा, यहाँ पर ये हम लोगों ने इस तरह से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, और ये जो स्ट्रक्चर है बेटा यहाँ पे ये हो गया लंग्स। ठीक है, अब ये जो लंग्स यहाँ पे फॉर्म हुआ, तो इस लंग्स में इस तरह से एल्वेओलाई प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? एल्वेओलाई। ये समझ में आया? ये आप जानते हो एल्वेओलाई क्या है बेटा? एल्वेओलाई जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो अब एक काम करते हैं, इसी एल्वेओलाई के डायग्राम को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये जो हो गया इस तरह से बेटा, एक स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है ये मैंने यहाँ पे बनाया। ये क्या हो गया? ये हो गया एल्वेओलाई। ओके, ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया एल्वेओलाई। एल्वेओलाई के बाद आगे अभी यहाँ पे एक नेक्स्ट जो एक डायग्राम में बनाऊंगा, यहाँ पे ये हमारा ये हो गया हार्ट। ठीक है, हार्ट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, बचपन से हम लोग ऐसे ही समझे हैं। ठीक है, तो वही हम समझेंगे, इस तरह से ये हमारा हार्ट होता है। ओके, तो अभी आप जानते हो बेटा कि हार्ट जो है यहां से एक तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहा है इस तरह से, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये क्या लेके आएगा? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। किस में रहेगा? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहेगा। तो एल्वेओलाई के पास क्या प्रेजेंट है? एल्वेओलाई के पास प्रेजेंट है ऑक्सीजन। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? गैसियस एक्सचेंज होगा। तो अब जो गैसियस एक्सचेंज यहाँ पे जो होगा, तो इसमें क्या होगा बेटा कि सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चली जाएगी एल्वेओलाई में, देन जो ऑक्सीजन है ये आ जाएगा कहाँ पे? वापस से ब्लड में। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कन्वर्ट होगा किस में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो इस तरह से अब ये ऑक्सीजन को लेके कहाँ आ गया बेटा? हमारे हार्ट में आ गया। अब हमारे हार्ट में जब आया, तो ये हमारे हार्ट से ये आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लेके जाएगा कहाँ पर? हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी टिश्यूज में क्या होगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये पहुंचा देगा। तो अब ये जो हो गया ये हमारे बॉडी एंड टिश्यूज हो गए, ये हमारी बॉडी सेल्स हो गई, ये हमारा टिश्यूज हो गया। तो हमारे बॉडी एंड टिश्यूज में क्या हुआ? ये जो ब्लड है, ठीक है, कौन सा ब्लड बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी में पहुंचा, तो बॉडी में बची रहेंगी जो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ले करके
वापस से ये कहाँ चला जाएगा, हार्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है ये हमारे बॉडी एंड टिश्यूज में जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेम बेटा, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये हमारे टिश्यू से कहाँ आ रहा है बेटा, वापस से हार्ट में आ रहा है। तो इस तरह से बेटा जो है सबसे पहले तो गैस जो है कैसे एक्सचेंज हो रही है और कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि गैसेस ट्रांसपोर्ट जो है वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, गैसेस ट्रांसपोर्ट जो है वो कहां पर हो रहा है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, इतना पार्ट क्लियर हुआ बेटा। तो इसमें देखिए वन बाय वन हम देखते हैं। एल्वियोलाई से जब ये हमारा जो ब्लड वेसल्स है, अब देखिए इसमें इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, नेम्स है, जैसे पल्मोनरी वेन्स होता है, पल्मोनरी आर्टरीज होती है, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अब देखो जितना भी मैंने रेड मार्क से रिप्रेजेंट किया है, ये है बेटा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। और जितना भी मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हूं, तो ये जो ब्लू कलर यानी CO2 रिच जो ब्लड रहेगा, ये रहेगा कौन सा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और दूसरा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इतना समझ में आ गया, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी लोगों को। ओके, हेलो, समझा क्या, वेरी गुड, क्लियर हुआ सारा पार्ट, ग्रेट। हाँ, तो अब हम लोग बेटा ये जो गैसेस एक्सचेंज जो है वो कैसे होता है और इसमें क्या साइट होती है और कहाँ कहाँ पे होता है वो हम समझेंगे। तो पहले तो गैसेस एक्सचेंज का जो प्राइमरी साइट है, फर्स्टली जो होने वाला है, वो कहाँ पर होगा बेटा, तो गैसेस एक्सचेंज फर्स्टली ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये वाला, ये क्या है बेटा, इन बिटवीन एल्वेओलाई एंड ब्लड, यहां पर होगा। और सेकेंड एक्सचेंज जो बेटा यहां पर होगा, क्या चीज बेटा, हमारे ब्लड और टिश्यूज में। ओके, तो पहले तो मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चन करूंगा जिसके आंसर आप लोगों को देना है, ठीक। फर्स्टली आपको आंसर ये देना है बेटा कि जो एयर जो है, ठीक है, ये एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स तक के आई, कैसे आई, और दूसरा क्यों बेटा ये लंग से हमारे ब्लड तक के एयर जो है ये जा रही है, और ऑक्सीजन ही क्यों जा रही है, ठीक है, ये हमें समझना है। 2 क्वेश्चन है बेटा, ऑक्सीजन ही क्यों हमारे लंग्स में आया, और ऑक्सीजन ही क्यों लंग्स से ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से लंग्स में क्यों आ रहा है। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर यदि आपने दिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। प्रेशर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रेशर ग्रेडियंट ही है बेटा जिसकी वजह से गैसेस में मूवमेंट होगा बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे पहली चीज तो गैसेस एक्सचेंज का जो प्राइमरी साइट जो होता है वो क्या है बेटा, एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। ओके, क्या चीज, गैसेस एक्सचेंज का जो प्राइमरी साइट जो है वो क्या है बेटा, एल्वियोलाई है, ठीक है, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होगा। तो एल्वियोलाई और साथ ही साथ बेटा ब्लड के बीच में, ब्लड और टिश्यूज, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज जो है एक तो एल्वियोलाई तो है ही है, लेकिन इसी के साथ साथ बेटा एक्सचेंज जो है एल्वियोलाई और ब्लड के साथ ब्लड एंड टिश्यूज, इनके बीचों बीच में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब गैसियस एक्सचेंज में क्या क्या है बेटा, तो एक तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों के बीचों में मतलब उन दोनों के साथ उनका एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज जो होगा बेटा यहाँ पे जो काम करता है एक मेथड जिसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन मेथड। ओके, क्या चीज बेटा, सिंपल डिफ्यूजन मेथड जो है काम करती है, और इसकी वजह से यहाँ पे बेटा एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जिसको हम कहते हैं बेटा प्रेशर ग्रेडियंट जो है यहाँ पे बिल्डअप होगा, ठीक है। क्या बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर, प्रेशर ग्रेडियंट
या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है यहाँ पर बिल्डअप होता है। अब ये जो प्रेशर ग्रेडियंट जो है या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की हम बात करें जो यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, तो वो एक्चुअली क्या है, ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो प्रेशर ग्रेडियंट या फिर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की हम बात करें बेटा, तो जब भी हम ऑक्सीजन का एक प्रेशर की हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन के प्रेशर को हम बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, जिसको PO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे, जिसे PCO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों अलग नहीं है बेटा, वो प्रेशर ही है, बट थोड़ा सा मॉडिफाइड टर्म हम यहाँ पर यूज करते हैं, जिसे हम पार्शियल प्रेशर जो है वो कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, पहली चीज तो ये जो एक्सचेंज जो हो रहा है कहाँ पे बेटा, जो सिंपल डिफ्यूजन जो हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होगा वो होगा बेटा एक मेम्ब्रेन का, क्योंकि बेटा यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है जिसकी हेल्प से यहाँ पे क्या चीज, गैसेस एक्सचेंज होने वाला है। तो मेम्ब्रेन मतलब अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये एल्वियोलाई बना लिए, ओके। दूसरा बेटा ये हमारा ब्लड कैपिलरीज हो गया। तो बेटा ये ब्लड कैपिलरी और एल्वियोलाई ये सारे मिल करके आपस में, और इनके बीच में कोई ना कोई सब्सटेंस होगा ऐसा, ठीक है, जिससे एक मेम्ब्रेन का थिकनेस बन गया। तो ये मेम्ब्रेन कितना थिक है जिसकी वजह से गैस जो है आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, समझ में आ रहा है ना। ये जो गैस जो है आपस में किस तरह से एक्सचेंज होगा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है ये कितना है, ये बहुत मायने देता है किस चीज को, ताकि गैसेस एक्सचेंज हो पाए। तो देखो यहाँ पे बेटा पहली चीज तो एक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, क्या चीज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो होता है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, जो डिफ्यूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह रोल प्ले करते हैं। तो मेम्ब्रेन का थिकनेस तो मैंने आपको बता दिया क्या है। और दूसरा बेटा गैस का सॉल्युबिलिटी, मतलब यदि मैं एक गैस का यहाँ पे मिक्सचर लेता हूँ, इस मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें सल्फर है, इसमें अमोनिया गैस है, इसमें ऑक्सीजन है, ये सारा मिक्सचर ऑफ गैसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो अब जब यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो कौन सा गैस यहाँ से मूव करेगा, ये डिपेंड करेगा इसका बेटा पार्शियल प्रेशर, मतलब अकॉर्डिंग टू डाल्टन गैसेस लॉ। एक मिक्सचर ऑफ गैसेस में वो गैस का मिक्सचर आपस में कितना है उस पे वो मायने नहीं देता है। गैस अपनी मस्ती में आगे बढ़ेगी। अपनी मस्ती में आगे बढ़ेगी का मतलब ये है कि यदि इस साइड में एक गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर की तरफ गैस जो है डायरेक्टली मूव कर जाएगी, ओके। हम लोग यहाँ पे बेटा, किसी का माइक्रोफोन ऑन हो गया है, ऑफ कर दो, वरना आपके वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब होंगे। हर्षिता, सागर, क्यों बेटा, क्या प्रॉब्लम है? चैट में रिस्पॉन्स करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ प्रॉब्लम है, हैंड रेज करो। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे जैसे कि सपोज ये हो गया एल्वियोलाई और ये हो गया ब्लड, ठीक है। तो एल्वियोलाई से ब्लड तक के या ब्लड से एल्वियोलाई तक के जो गैस एक्सचेंज हो रही है, तो यहाँ पे जो गैस का एक्सचेंज होगा, ठीक है, तो ये एक्सचेंज जो है ये किस पर डिपेंड कर रहा है। तो पहली चीज तो क्या चीज, थिकनेस ऑफ, क्या आ रहा है बेटा, मेम्ब्रेन आ रहा है, सही लिखाया है क्या, टाइपिंग में गड़बड़ तो नहीं हुई, देख लो क्या आ रहा है बेटा। पहली चीज तो थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन आ रहा है, फर्स्ट रीजन, ओके। और सेकंड रीजन जो है क्या आ रहा है, सेकंड रीजन है बेटा सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस। ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज यहां पर होने वाला है, ठीक है। हाँ, तो अब ये जो गैसेस एक्सचेंज जो हो रहा है, तो अब यदि मैं आपको यहाँ पे
ये बता रहा हूं कि जैसे कि सपोज ये एक गैस का मिक्सचर है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी गैसेस हैं जिसका यहाँ पे एक मिक्सचर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो मिक्सचर ऑफ गैस की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे किसी भी एक गैस का मिक्सचर वो मायने नहीं देता है कि वो किधर मूव करेंगे। यहाँ पे आप बताओ इस मिक्सचर ऑफ गैस में सबसे ज्यादा नंबर्स जो है आपको किस कौन सी गैस के दिख रहे हैं? कलर के अकॉर्डिंग हम देखे देंगे तो 3 ब्लू डॉट है, 4 ब्लैक है, 2 रेड है और 3 येलो है, मतलब ब्लैक वाला मूव करेगा। तो ये गैस का मिक्सचर कोई मायने नहीं देता। यहाँ पे जो मायने देता है बेटा, यहाँ पे ब्लैक वाला जो है गैस, इसका पार्शियल प्रेशर हाई है, तो इसका पार्शियल प्रेशर मींस हाई होने की वजह से ब्लैक कलर जो है ये क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है, क्योंकि उस मिक्सचर में गैस का पार्शियल प्रेशर जिसका भी ज्यादा होगा वही गैस अपने हाई से अपने लो की तरफ क्या हो रहा है बेटा, मूव कर रहा है। तो हाई टू लो जो है ये गैस जो है ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। सिर्फ आपको ये याद रखना है यहाँ पे। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, इस मिक्सचर ऑफ गैस में जो प्रेशर कंट्रीब्यूट हुआ, इस प्रेशर को कहते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा पार्शियल प्रेशर, जिसको ऑक्सीजन के लिए PO2 से और कार्बन डाइऑक्साइड को PCO2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? PO2 और PCO2 से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, क्लियर हो गया बेटा? वापस से स्लाइड में आते हैं और जो भी कंसेप्ट मैंने बताया उसको थ्योरेटिकली एक बार समझा देता हूं। ठीक है, तो थ्योरेटिकली देखिए, प्रेशर यहाँ पे कंट्रीब्यूट हो रहा है, और ये जो प्रेशर यहाँ पे जो कंट्रीब्यूट हो रहा है यदि हम देखें तो एक इंडिविजुअल गैस की हम बात करें तो जो मिक्सचर है गैस का, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल गैस का कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो जितना ज्यादा होगा उसका अपना खुद का एक प्रेशर है, उसको क्या कह रहे हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर, जो PO2 फॉर ऑक्सीजन, PCO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिप्रेजेंट होगा। तो पार्शियल प्रेशर जो ये दोनों भी गैसेस का जो है बेटा, यही चीज यदि हम देखें तो अब जैसे कि ये वाला पार्ट हमारा हम एटमॉस्फेयर में देखें और हम लंग्स में देखें तो दोनों में बेटा डिफरेंस आता है। ठीक है, यही हम एटमॉस्फेयर की यदि हम बात कर ले और यही हम बेटा कहां पे, अपने लंग्स में, इनसाइड द लंग्स हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर जो है दोनों भी गैसेस का, ठीक है, एक तो एटमॉस्फेरिक एयर और दूसरा क्या हो गया बेटा हमारा लंग्स, तो वही बेटा हमारा डिफ्यूजन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है बेटा, एक डेटा की हेल्प से हम समझेंगे कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू की तरफ कैसे जाता है। ओके, ऑक्सीजन जो है वो कैसे आगे पास होगा। चलो, तो अभी ध्यान से समझना बेटा जो कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंसेप्ट, एक काम करता हूँ, पहले मैं आप लोगों को ना अगेन एक स्लाइड जो है वो शो करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं एक्चुअली कौन सी चीज की बात करना चाह रहा हूँ, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये पार्शियल प्रेशर बताया हुआ है और पार्शियल प्रेशर जो है बेटा इन mmHg इसमें रिप्रेजेंट किया है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे जो डिफरेंट पार्ट जो होता है हमारे बॉडी का, उसमें ये पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और टेंशन ना लो, ये जितना डेटा है सारा आपको याद हो जाएगा। ठीक, थोड़ी देर के बाद मैं एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली चीज तो देखो बेटा, ये रेस्पिरेटरी गैसेस को बता रहा है। रेस्पिरेटरी गैसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताया है, ऑक्सीजन का परसेंटेज एल्वेओलाई में कितना है ये बताया है, ब्लड में कितना है, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना होता है ये बताया हुआ है, और टिश्यू में कितना होता है ये बताया हुआ है। यही चीज बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर में, एल्वियोलाई में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज में, ये बताया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके बेसिस पे बेटा ये ग्राफ है, हाँ ये सब एनसीईआरटी का ही है। इसके बेसिस पे ये एक ग्राफ है, ठीक है, यह एक डेटा रिप्रेजेंटेशन जिसमें एयर जो है किस तरह से क्यों इधर से इधर आई और ये इस तरह से क्यों ट्रांसपोर्ट हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्यों इस तरह से बाहर जा रहा है, ये यहाँ पे बताया है, जिसके कुछ पार्शियल प्रेशर को यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डेटा आप देखोगे तो ये रटने वाली बात है, बट मैं रटने पे फोकस नहीं करता हूँ बेटा, मैं कंसेप्ट की क्लियरिटी पे फोकस करता हूँ। तो अभी आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है जो पार्ट में यहाँ पे आप लोगों को समझाने वाला हूँ, और ये वाला डेटा और ये वाला जो डायग्राम है आपको बहुत इजीली, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से सारे कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप एक बात याद रखो कि एटमॉस्फेयर से क्या हो रहा है बेटा, एयर जो है ये हमारे लंग्स में जा रहा है, क्या चीज जा रहा है बेटा, ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीजन ही क्यों आया। सेकंड, यही ऑक्सीजन बेटा हमारे ब्लड में आया, जिसका आगे ट्रांसपोर्ट हुआ, यही ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज में गया। तो क्वेश्चन ये है कि यही ऑक्सीजन उस टिश्यू में क्यों गया। फिर बेटा टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के ब्लड में आया, हार्ट में आया, हार्ट से हमारे लंग्स में गया, और यहाँ से ये बाहर हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि यही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर क्यों निकल के आया, और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बाहर आया, ये हम लोगों को समझना है बेटा। बहुत ही आसानी से आप लोगों को ये सारी चीजें याद हो जाएगी। ओके, चलो तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, इसी डायग्राम को सिंप्लीफाई तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी तक के बेटा हम लोगों ने एक चीज समझे। पहली चीज तो हम लोगों ने बेटा ब्रीथिंग का मैकेनिज्म समझे। ब्रीथिंग में हम लोगों ने जो है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ बेटा, समझ लो एक बार। ब्रीथिंग के मैकेनिज्म में हम लोगों ने ये समझे बेटा कि एयर जो है एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स तक की आती है। तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म होता है कि इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है। इंस्पायर करने के लिए बेटा लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, और जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो लंग्स में आ जाती है। हमने तो सिर्फ यही समझे ना, एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में आ रही है, हमने ये नहीं देखे कि ऑक्सीजन ही आ रहा है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। वो तो अब हम समझेंगे बेटा कि क्यों ऑक्सीजन ही एटमॉस्फेयर से लंग्स में आया है। ठीक है, वो अब हम समझ में आएगा हमको। फिर यही बेटा जब ये लंग्स में जब ऑक्सीजन आ गया है, तो ये लंग्स से ऑक्सीजन जो है ये हमारे ब्लड में जाएगा, और इस ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लंग्स में आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों ऑक्सीजन इधर आया और क्यों कार्बन डाइऑक्साइड इधर गया, ये भी हम बेटा इस लेक्चर्स में समझेंगे। ठीक है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तो समझ लिए हो। ओके, बट यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, ओके, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक डायग्राम हम बनाएंगे। मींस यहाँ पे ये जो हो गया, ये हमारा हो गया एल्वेओलाई। क्या हो गया, ये हमारा एल्वेओलाई। एल्वेओलाई के बाद फिर नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ पे ये बना लेते हैं हार्ट। ओके, फिर इसी हार्ट के साथ आगे चल के हम लोग एक बना लेते हैं हमारा बॉडी टिश्यू। कहाँ बना ले, यहाँ बना लेते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं इसके लिए हम लोग। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या चीज बेटा, बॉडी टिश्यू। ठीक है, समझ लो थोड़ा सा, इस तरह से अलग अलग सेल्स यहाँ पे हैं हमारे बॉडी टिश्यू के। ओके मंदर बेटा, नो नीड टू राइट। अब यहाँ पे क्या क्या चीज समझ में आ गया बेटा। पहली चीज तो एल्वेओलाई, दूसरा हार्ट, और तीसरा जो है, ठीक है यहाँ नोट कर देता हूं, ये हो गया एल्वेओलाई, ये हमारा
बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज हो जाएगा, और ये तो आपको मालूम ही है, हार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे हार्ट से जो ब्लड जाता है, ठीक है, तो हार्ट से जो ब्लड इधर आगे पास होगा, तो हार्ट से जो ब्लड हमारे लंग्स तक के जा रहा है, ये कैसा रहेगा, ये रहेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां नोट कर देता हूं, ये हो गया क्या चीज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये चीज हम लोगों ने समझ लिया बेटा। फिर जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आगे गया तो वो क्या होगा बेटा, एल्वियोलाई से उसने ऑक्सीजन ले लिया। जब एल्वियोलाई से उसने ऑक्सीजन ले लिया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहां पे कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा, एक एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आप लोगों के लिए। ठीक, अब हार्ट तक के आ गया, अब हार्ट से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा बेटा, ट्रांसपोर्ट होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये ट्रांसपोर्ट होके कहां पर आएगा, ये आ गया हमारे सेल्स एंड टिश्यूज में। एक काम करते हैं, सेल्स और टिश्यू को थोड़ा सा साइड में बनाते हैं हम लोग। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये आ गया कहां पर, हमारी सेल्स एंड टिश्यूज के बीच में। तो यहाँ पे ये सपोज हमारा सेल्स और टिश्यूज है, थोड़ा सा अलग टाइप से बना लिया। ठीक है, ये हो गया। तो अभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब सेल्स और टिश्यूज के पास में आया तो ये अभी क्या होगा, ऑक्सीजन इसने इधर डिलीवर कर दिया। डिलीवर करने के बाद ऑक्सीजन डिलीवरी हुई, और ऑक्सीजन डिलीवरी के बाद ये अब वापस से कहां पहुंचा, ये वापस से उसी हार्ट के पास जाएगा। तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो मूवमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इधर जा रही है, ओके, ऑक्सीजन इधर आया, यहां से ऑक्सीजन इधर आया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इस तरह से ये मूव कर रही है। यहां पे एक गैस बाहर जाएंगी और दूसरा गैस यहां से अंदर आएगा, इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बेटा दो कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो याद रखना है। क्या चीज, कभी भी यदि हम देखें तो मैक्सिमम, क्या चीज, कभी भी यदि हम देखें तो जो मैक्सिमम यदि हम देखें, जो पार्शियल प्रेशर जो होगा वो कितना होगा, और मिनिमम पार्शियल प्रेशर जो है वो कितना होगा, वो हमें समझना है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो पॉइंट नंबर 1, मिनिमम पार्शियल प्रेशर जब भी कोई कम है तो वो होगा बेटा 40 mmHg, मिनिमम पार्शियल प्रेशर वो कितना होगा, 40 mmHg। मिनिमम की हम बात कर रहे हैं बेटा, कितना रहेगा, मिनिमम की जब भी हम बात करेंगे तो 40 mmHg जो है ये पार्शियल प्रेशर वहां पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही तरीके से लिख लेते हैं, क्या हो गया ये mmHg, ये हो गया बेटा 40 mmHg। अब मिनिमम पार्शियल प्रेशर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो मिनिमम बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर हम ऑक्सीजन का हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे बेटा ये बताओ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की यदि हम बात करें या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ध्यान से समझना बेटा। देखो अभी ये मैं जो रेड मार्क कर रहा हूं, ये वाला जो हाईलाइट कर रहा हूं, तो मुझे ये बताओ बेटा यहां पर, ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, शायद ये स्लाइड नंबर 52 में आएगा। ठीक है, मैं नोट कर दे रहा हूं, फिर आपको मैं वैसा ही आप लोगों को वहां पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या चीज, ये इतना पार्ट समझ में आया कि पहले तो ये रिस्पॉन्स करो। ये जो डायग्राम बनाया वही डायग्राम है, अभी तक हम यही समझते आ रहे हैं बेटा, इसके पहले भी हम लोग ये समझे हैं। इसमें हमने सिर्फ एक डायग्राम बनाया है जिसमें एल्वियोलाई, हार्ट और ब्लड बनाए हैं। फिर एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया और हार्ट से ब्लड तक के गया।
फिर ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया बेटा, हार्ट में आया, और हार्ट से वापस एल्वियोलाई तक क्या आया, सिर्फ इतना ही हमने समझे और कुछ भी नहीं है। अब बेटा जो मेन हमें जो समझना है वो हम समझने वाले हैं, मींस यहाँ पे मेन जो हमें समझना है वो समझेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर देखो, मिनिमम पार्शियल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, किस चीज की बेटा, मिनिमम पार्शियल प्रेशर। तो मिनिमम कितना है बेटा 40 mmHg। तो यदि मैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करता हूं ये वाला, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होगा सबसे कम, होगा ना। तो यदि मान लो सबसे, वेरी गुड बेटा, यस, मिनिमम पार्शियल प्रेशर यदि हम देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की यदि हम बात करें तो यहां पे बेटा क्या चीज, ऑक्सीजन, ठीक है, एरो देके हम समझेंगे तो आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। यहां पे यदि मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, किस चीज की बात करता हूं मैं यहां पर, ऑक्सीजन की यदि बात करता हूं मैं, O2 ऐसे नहीं लिखाएगा है ना, छोड़ो, यहां पे मैं ऑक्सीजन की यदि बात करूं तो ऑक्सीजन जो है वो कितना होगा बेटा, 40 होगा, ठीक है। लेकिन यही चीज मैं यहां पे यदि बात करूं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सबसे कम क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सबसे कम क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। तो यहां पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, CO2, यहां पे 40 होगा, ठीक है। ये मिनिमम पार्शियल प्रेशर की बात हो रही बेटा, ये वाली, ध्यान से समझना, ओके, वेरी गुड, दो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इसी के अलावा हम और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, क्या चीज, एक तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें हम लोगों ने, और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज हमने देख लिया। अब उसके बाद बेटा अगेन एक और चीज मुझे बताओ, ये जो हमारा बॉडी टिश्यू है, ये जो बॉडी टिश्यू है इसमें भी सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया है। तो जब बॉडी टिश्यू की हम बात करेंगे तो बॉडी टिश्यू में जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो ज्यादा इसमें क्या होगा और कम क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन कम रहेंगे, वेरी गुड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा, हाई रहेगा, वेरी गुड, यही तो चाह रहा था मैं आप लोगों से। तो यहां पे मिनिमम क्या रहेगा बेटा, मिनिमम ऑक्सीजन रहेगा। तो जब ऑक्सीजन सबसे कम है मींस ऑक्सीजन कितना रहेगा यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे जो रहेगा अगेन 40 mmHg रहेगा, समझ गए, वेरी गुड। तो ये एक कंसेप्ट था जिसमें हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर हमने समझे, मींस मिनिमम वाला समझे हमने, ठीक है। अब अगेन एक और कंसेप्ट बता रहा हूं, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 था बेटा, ये पॉइंट नंबर 1 आपको याद रखना है। अब पॉइंट नंबर 2 आप लोग याद रखोगे। पॉइंट नंबर 2 जो है इसमें आप लोगों को याद रखना है क्या चीज बेटा, मैक्सिमम। अब जब हम मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है, जिसको नहीं समझ रहा टेंशन ना लो, जब रिवाइज कराऊंगा ना तो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है, सिर्फ सुनते चलो जो भी मैं बता रहा हूं। जब भी हम लोग बेटा मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर की हम बात करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी, ठीक है, ठीक, क्या चीज, मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर, ऐसा नहीं लिखते यहां पे, हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू किसकी बेटा, CO2 की। मैक्सिमम वैल्यू जो है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की, ये रहेंगी 45 mmHg। वाई, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हार्मफुल है, समझ रहे हो, और हार्मफुल है इसलिए वो हमारे बॉडी में कितना भी ज्यादा हो, ठीक है, मैक्सिमम यदि होगा तो वो मैक्स टू मैक्स कितना ज्यादा हो सकता है, तो मैक्स टू मैक्स बेटा 45 mmHg तक के ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ये याद रखना है। तो अब मुझे बताओ बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कहां कहां पे मैक्सिमम हो सकता है, एक तो बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहेगा, मतलब यहां पर, यहीं पर रहेगा ना। तो यहां पे क्या चीज, मैक्सिमम जो है CO2 जो रहेगा मींस यहां पे कितना रहेगा 45 mmHg
Hg। वेरी गुड। और मैक्सिमम कहां पर रहेगा बेटा? यही वाला, ये जो हमारा बॉडी टिश्यू है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में भी बेटा CO2 जो है वो कितना रहेगा? 45 mm Hg। समझ रहे हो कहां कहां पे ज्यादा रहने वाला है? तो एक तो हमारे जो बॉडी टिश्यू है, यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे मिनिमम ऑक्सीजन देखे, ठीक है, समझ गए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने अभी कार्बन डाइऑक्साइड देखे। अब क्या क्या बचा बताओ? अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिए, ध्यान दो। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो हमने नहीं समझे। अभी हम लोगों ने सबसे पहले जो समझे क्या चीज बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड को समझे। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या देखे बेटा? एल्वियोलाई में सबसे कम होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में देखे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखे। तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखो ये पार्ट जो है, अब इसमें क्या क्या रह गया पहले तो मुझे ये बताओ, क्या क्या रह गया ये बताओ। अभी हमारे पास जो है वो रह गया है ऑक्सीजन। एक तो एल्वियोलाई में कितना है, समझे, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना आएगा। क्योंकि देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमने ऑक्सीजन देख लिए और कार्बन डाइऑक्साइड देख लिए। बॉडी टिश्यू में भी बेटा हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देख लिए, ठीक है। हाँ, एटमॉस्फेयर हम बाद में देख रहे हैं, अभी एल्वियोलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा वो देखना है। तो अब सही बात है यार, एक और चीज तो देखना है ना। हाँ, तो अभी मुझे ये बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड कोई चीज सबसे ज्यादा कम एल्वियोलाई में, ज्यादा क्या रहेगा और कम क्या रहेगा? एल्वियोलाई में भी देख लेते हैं। एल्वियोलाई में ज्यादा क्या होगा बेटा और कम क्या होगा, जल्दी बताओ। साथ साथ रिस्पॉन्स देंगे तो आपको भी समझेगा और मुझे भी समझेगा कि कहां पे हमारे को प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्सीजन मोर रहेगा, वेरी गुड। और लेस जो रहेगा क्या रहेगा? कम। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है बेटा? मिनिमम पार्शियल प्रेशर जब भी जिसका होगा वो कितना होगा? CO2 का कम रहेगा। तो कितना आना चाहिए बेटा यहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर? एल्वियोलाई में, अरे यार मैं ऑक्सीजन नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, अभी CO2 पूछ रहा हूँ। वेरी गुड। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 40 mm Hg, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये बॉक्स बना देता हूं मैं इसको। एक ये हमने समझे, ठीक है। एक ये हमारा सबसे मेन वाला पॉइंट है बेटा। इसके लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम ज्यादा थिकनेस वाला बना लेते हैं। ओके, वेरी गुड। उसी के साथ साथ हमने इसकी थिकनेस बढ़ा देता हूं। ये हमारा मेन पॉइंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, यहां तक के क्लियर है ना बेटा सभी लोगों के पॉइंट्स? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, तो अब एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कितना वो भी हमें समझ में आ गया। तो अब देखिए बेटा, जब ऑक्सीजन कहीं पर प्रेजेंट होता है ना, तो ऑक्सीजन जो है बहुत ज्यादा होता है। यदि हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कहीं पर प्रेजेंट होगा ना, तो वो थोड़ा नहीं होता है, ज्यादा होता है। और ज्यादा भी कितना? बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत ही ज्यादा मीन्स यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन बेटा 104 mmHg ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई में प्रेजेंट होगा। कितना प्रेजेंट होगा? 104 mmHg जो है ऑक्सीजन एल्वियोलाई में बेटा प्रेजेंट रहेगा। और जब ऑक्सीजन 104 है एल्वियोलाई में प्रेजेंट, तो अब मुझे बताओ गैस का मूवमेंट किधर होगा? तो अब गैस का मूवमेंट क्या होता है बेटा? हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस मूव करती है, ठीक है। तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कितना है? 104, ठीक। तो 104 जब एल्वियोलाई में है, तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है मूव करेंगी, तो ये किस डायरेक्शन पे मूव करेंगी बताओ बेटा? तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन जो है
कहां पे बेटा 104 से यहां पे आ रहा है। कितना था यहाँ पे ऑक्सीजन बताओ, कहां पे आया बेटा, एल्वेलाई टू ब्लड, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, वेरी गुड। मतलब 40 से कितने पे जा रहा है, 104 से कितने पे जा रहा है बेटा, 104 से जो ऑक्सीजन है वो कितने पे आ रहा है, 40 पर आ रहा है, वेरी गुड। तो 40 पे जैसे आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना हो गया बताओ, ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा होता तो 95 हो गया। अब 95 वाला अब क्या कर रहा है बेटा, ट्रेवल करेगा। तो ये देखो मैंने ये ब्लैक मार्क ऑलरेडी पहले बताया हूं, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। तो 95 वाला जो है, अब मुझे बताओ बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन कितना है, बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 40। तो अब कहां से कहां ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा बताओ, अपने हाई प्रेशर से अपने लो प्रेशर, मतलब अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, हमारी बॉडी सेल्स में चला गया, समझ में आया, वेरी गुड। अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि हमारे ये जो टिश्यूज है, इस टिश्यू में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, 45। तो अब मुझे बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा 40 या 45 है, गड़बड़ हो गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम और मिनिमम हमें देखना है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 है, वेरी गुड। तो अभी मुझे बताओ ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, इधर से ऑक्सीजन तो इधर चला गया है, तो इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg। तो ये टिश्यू में 45 वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ गया, 45 वाला कहां पे जा रहा है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जा रहा है। तो 45 से कार्बन डाइऑक्साइड जब उसमें आ गई तो 40 से कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये वाला समझा, क्लियर हुआ। फिर ये 45 वाला यहां से क्या कर रहा है, आगे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 हो गया। एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है आप ये बताओ, एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है ये बताओ बेटा, अथर्व कड़ू CO2 की बात कर रहे हैं, वेरी गुड। तो बेटा ये 45 वाला CO2 40 mmHg CO2 में ट्रांसपोर्ट हो गया, समझा। तो ये क्वेश्चन तो यही था ना हमारा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वैसे मैं आपको ये स्लाइड में दे दूंगा। अब वापस से आते बेटा हम उसी स्लाइड पे जो थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे थे। ओके, अब ध्यान से समझना, जो भी पार्ट मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे समझाया था वही हम देखेंगे। तो अब देखो बेटा यहाँ पे ये वाला ग्राफ, गैस का ट्रेवल कैसे होता है ये देखो। ऑक्सीजन जो बेटा एटमॉस्फेयर में होता है 159 और एल्वियोलाई में होता है 104। तो ऑब्वियसली बेटा 159 वाला 104 मींस एल्वियोलाई में जाएगा, जा रहा है। यही चीज बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट 40 mmHg होता है, तो 104 वाला कहां पे चला जाएगा बेटा, 40 mmHg में चला जाएगा, चला गया। जैसे यहां पे जाता है तो ब्लड जो है 40 mmHg से कितना हो जाता है बताओ, 95 mmHg। और यही जो टिश्यू है यहाँ पे कितना होता है बेटा, 40 mmHg होता है। तो यहां से जब ऑक्सीजन इधर जाएगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, समझ गए। अब टिश्यू में बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो 45 होता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, ऑक्सीजन ओनली 40 mmHg होता है। तो 45 वाला 40 mmHg में चला जाएगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, डीऑक्सीजनेटेड में। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे ऑक्सीजन 45 mmHg और एल्वियोलाई में कितना है 40, तो यहां से इसका ट्रांसपोर्ट कितने में हो जाएगा, 40 mmHg में हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को,
क्लियर है ना ये वाला पार्ट। और इस तरह से बेटा एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो 0.3 कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज होता है, इसलिए बेटा एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होंगी, रिलीज हो जाएगी। यही हमने यहाँ पे समझे है। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे यही चीज हम इस डायग्राम में समझेंगे। एक इंस्पायर एयर है, एक एक्सपायर एयर है। हमें मालूम है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, मींस कितना है 159। तो 159 से डायरेक्टली बेटा एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जो है 104 होता है। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन एल्वियोलाई में आ जाएगा। हमें मालूम है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है इसमें ऑक्सीजन जो है ओनली 40 होता है, और यहाँ पे 104 होने की वजह से ये डायरेक्टली इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड में कितना हो जाएगा बेटा ऑक्सीजन का परसेंटेज 95 mmHg हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे यदि हम देखें तो जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है, मींस जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हम टिश्यू तक के जाएंगे तो टिश्यू में बेटा ऑक्सीजन जो होता है वो कितना होता है बताओ। टिश्यूज में ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 40 mmHg होता है, तो ये 95 वाला डायरेक्टली टिश्यू में ट्रांसफर हो गया। ये है बेटा एक कंसेप्ट। इसी के साथ साथ ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, क्योंकि क्वेश्चन यही है ना कि क्यों ऑक्सीजन ही इस डायरेक्शन पे इस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ही ट्रांसपोर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्शियल प्रेशर बहुत मायने देता है। सेकंड बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे, तो टिश्यूज में जो होता है बेटा 45 होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा 40 होता है। इसलिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जैसे ही आएगा तो ब्लड क्या हो गया बेटा डीऑक्सीजनेटेड, तो 40 से कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा 45, और यही कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एल्वियोलाई में 40 mmHg होता है, तो 45 वाला 40 mmHg में जाता है, और इस तरह से बेटा एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बाहर रिलीज हो जाती है। ओके, ऐसा कोई पर्सन है बेटा जिसको नहीं समझा होगा, अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा हम पढ़ना क्या चाह रहे थे, और ये याद भी हो गया होगा बेटा, कोई मेहनत नहीं करने पड़ेगा आपको याद करने में, मिनिमम और मैक्सिमम याद रखना। देखो इसी तरह से बेटा थ्योरी हम पढ़ ले रहे हैं। थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखे बेटा, पहले देखो थ्योरी में हमने ये वाला लास्ट पैराग्राफ समझना बेटा। ठीक है, द डेटा गिवन द टेबल क्लियरली इंडिकेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहां से बेटा, एल्वियोलाई से ब्लड, और ब्लड से टिश्यू के तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, एल्वियोलाई से ब्लड एंड ब्लड से कहां जा रही है बेटा, टिश्यू के तरफ ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक, समझ में आ गया, क्लियर हुआ बेटा ये। इसके बाद फिर नेक्स्ट, ये तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट देख लिया हम लोगों ने, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा देख लिए। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है कैसे हो रहा है बेटा, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से कहां गया बेटा ब्लड, ब्लड से कहां गया टिश्यू, इसी डायरेक्शन में जो है ऑक्सीजन गया। ठीक है, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे बेटा, तो सिमिलरली बेटा ग्रेडियंट हम कार्बन डाइऑक्साइड पे हम देखते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, ब्लड टू एल्वियोलाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट देखते हैं तो सबसे पहले बेटा क्या आएगा, यहाँ पे टिश्यू आएगा, टिश्यू से कहां जाएगा बेटा ब्लड में जाएगा, ब्लड से कहां आएगा बेटा एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से क्या होगा ये बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से इस डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक, अब ये थोड़ा सा आगे का एडिशनल कंसेप्ट है जो सॉल्युबिलिटी को लेके बता रहा है, तो ये सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ पे बताऊंगा तो फिर टाइम भी कम है और कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर यही रहेगा कि हम लोग इस पोर्शन को नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे, ज्यादा मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी के भी डाउट है बेटा तो शेयर कर दो, ठीक है, चैट में मैं आपको क्लियर करा दूंगा, या अभी किसी को कुछ पूछना है तो अभी बेटा आप क्लियरली पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों ने ये जो चैनल है टेलीग्राम का ये ज्वाइन कर लिए होंगे, जहाँ पे सबसे फास्ट आप लोगों को डेटा मिल जाता है। बाकी आपका व्हाट्सएप ग्रुप तो है ही है,
ठीक है। ये चैनल ज्वाइन कराने का मतलब आप समझ गए होंगे बेटा। यदि डेटा एक्सीडेंटल लॉस यदि होता है आप लोगों का, तो उसका रिकवरी बेटा आपको इसी चैनल पे मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप व्हाट्सएप चला रहे हो, फोन नंबर डैमेज हो गया, फोन यदि टूट गया, गुम हो गया, तो आपको फिर से व्हाट्सएप पे वो डेटा सारा नहीं मिलेगा। लेकिन बेटा फिर से आप उसी नंबर को या कोई भी नंबर से ज्वाइन करते हो इस चैनल पे, तो आपको 1 साल पुराना डेटा भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये बेनिफिट है टेलीग्राम का इस चैनल को ज्वाइन करने पे। सेकेंड बेटा ये प्लेलिस्ट है, ये आप याद रखोगे तो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आपको सारा कुछ एक ही क्लिक पर मिलता है। यदि आपको 1 साल पहले का डेटा आपको रिवाइज करना है, ठीक है, तो आप फिर से उस चैनल में या ग्रुप में स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आपको बेटा ये लिंक याद रखना है। ये लिंक में बेटा आपके लिए एक 11th बायोलॉजी का सेक्शन है, वहां पे जाना है, क्योंकि आगे के जो भी अपडेट्स हैं आपको 11th बायोलॉजी का एक सेक्शंस मिलेगा, वहां पर ही मिलेगा। और 11th बायोलॉजी का सेक्शंस कहाँ पे मिलेगा बेटा? तो सबसे पहले तो लिंक पे क्लिक करते ही 12th का पोर्शन आएगा। ये जहां पर भी आपको ये 12th लिखा है बेटा, उसी के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स होगा, उस बॉक्स में इस तरह से आपको 11th बायोलॉजी का सेक्शन मिलेगा। वहां पे जाइए। 1 साल के बाद भी आपको सेम डेटा, पीडीएफ, नोट्स, वीडियो चाहिए तो आप वहां से ले सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। ओके बेटा प्रहलाद, जो भी डाउट्स है आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर दो, मैं आपको वहां पे क्लियर कर दूंगा। यस बेटा, आपका बैच कौन सा है? बैच 4 है क्या? यस आपका बैच 4 वालों के लिए बेटा इस संडे को टेस्ट रहेगा। ओके ओके गुड, वेरी गुड बेटा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, सी यू। बेटा पार्थ, टेलीग्राम पे मैंने आपको म्यूट नहीं किया हूं, आपने अननेसेसरी वहां पे कुछ ऐसा कंटेंट शेयर किए होंगे जिसकी वजह से आप म्यूट हो गए हो। मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, कभी भी बेटा कोई भी पिक्चर और लिंक शेयर नहीं करना है। यदि आप इस तरह से एक्टिविटी में आपका पार्टिसिपेशन रहा तो आप बैन कर दिए जाओगे और ग्रुप से रिमूव कर दिए जाओगे। यदि पॉसिबल हुआ बेटा तो मैं आपको कर दूंगा वहां पे, ठीक, और नहीं होता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज के लिए। ओके, इसलिए ध्यान रहे हमेशा कि आप लोगों के साथ ये ऐसा एक्टिविटी ना हो। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय। जो भी शेड्यूल रहेगा बेटा टेस्ट और क्लास को लेके आपको ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। टेलीग्राम टेस्ट भी आगे आने वाले टाइम पे होंगी, डोंट वरी, होगा, थोड़ा सा वेट करो। ठीक, ओके।